नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो अपनी मर्यादाओं में रहकर कामकाज करेंगी, प्रतिक्रियाएं देंगी, भले ही दूसरे हलकों से जिस भी शब्दावली में बातचीत हो, आक्रमण हो उस पर, उसकी आलोचना हो, निंदा हो, भत्सना हो, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेगी, वो राजनीतिक स्तर पर नहीं उतरेगी। उसे अपनी संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर ही सब कुछ करना है। लेकिन चुनाव आयोग ने वो तमाम मर्यादाओं, तमाम लक्ष्मण रेखाओं की धज्जियां उड़ा दी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जिस तरह से बात कर रहे थे, वो एक शर्मनाक उदाहरण था हमारी एक संवैधानिक संस्था के पतन का। वो एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख के रूप में नहीं बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में वहां बैठे हैं, एक राजनीतिक दल को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं और विपक्षी दल को नीचा दिखाना, उसे धमकाना उनका मकसद था। पहली बात तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उस दिन बुलाई गई जिस दिन बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि एजेंडा क्या रहा होगा। हेडलाइन न बनने पाए राहुल गांधी की यात्रा, उसको कैसे एक दूसरी हेडलाइन से पीछे ठेल दिया जाए, ये मुख्य मकसद था। और शायद इस मकसद में सरकार और चुनाव आयोग काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए, क्योंकि गोदी मीडिया तो वैसे भी राहुल गांधी की यात्रा को ठीक से कवर करने के लिए तैयार नहीं था, नहीं करने वाला था। पिछली यात्राओं में भी उसका रवैया यही था। लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार की चुनावी स्थिति एनडीए के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत डावाडोल है। वैसे में अगर ये यात्रा राष्ट्रीय सुर्खी बने, उस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा विमर्श होने लगे, तो ये और भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता को काउंटर अटैक के लिए उतार दिया और वो काउंटर अटैक उन्होंने बखूबी किया। आप उनके पूरे बयानों को सुनिए, उसमें कैसे वो एक तरफ झुके हुए हैं वो साफ नज़र आ रहा है। यानी पहली ही आप लीजिए, जो पहला अटैक है उन्होंने राहुल गांधी पे किया कि राहुल गांधी या तो 7 दिनों के अंदर प्रमाण दें या फिर देश से माफ़ी मांगे, नहीं तो क्या करेंगे ये नहीं बताया उसने, क्या कार्रवाई करेगा ये नहीं बताया। 7 दिनों के अंदर हलफनामा दें और नहीं देते हैं तो माफ़ी मांगे देश से। ये उनका पहला अटैक था राहुल गांधी को टारगेट करके। राहुल गांधी मोदी सरकार के टारगेट पर है, भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर है और चुनाव आयोग भी अब उसमें शामिल हो गया है उनको टारगेट करने को लेकर। कारण ये बताया गया कि आपने पीपीटी के जरिए प्रेजेंटेशन दिया है और इसलिए आपको हलफनामा देकर सबूत देने होंगे। लेकिन इसका जवाबी सवाल ये बनता है कि भाई, अनुराग ठाकुर ने भी तो 6 कंस्टिट्यूंसी का डाटा दिया था, 6 कंस्टिट्यूंसी में अनियमितताओं की, फर्जी वोटरों की बात कही थी। उनको कोई धमकी क्यों नहीं दी आपने? उनको कोई चेतावनी क्यों नहीं दी? उनसे कोई हलफनामा आपने क्यों नहीं मांगा? उन्हें ये नहीं कहा कि आप राष्ट्र से माफ़ी मांगे? जबकि राहुल गांधी ने एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों का 6 महीने तक अध्ययन करने के बाद डाटा सामने रखा था और अनुराग ठाकुर को चुनाव आयोग ने डिजिटल डाटा 6 दिनों के अंदर दिया और उन्होंने 6 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का विश्लेषण करके
ये तथ्य रखे कि यहाँ 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 इतने इतने वोटों की धांधली हुई है, उन्होंने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा किया था, क्योंकि चुनाव आयोग जिम्मेदार है अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है। ये विपक्षी दलों ने तो ये गड़बड़ी की नहीं थी, मतदाता सूचियां उसने तो बनाई बिगाड़ी थी नहीं। अगर चुनाव आयोग ने ही किया था और अगर मोदी सरकार के इशारों पर किया था तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। अगर नहीं किया था तो इसकी जांच कराने में क्या हर्ज था। जब सत्तारूढ़ दल का भी एक नेता ये सवाल उठा रहा है तो इसकी जांच के आदेश देना चाहिए था। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला वक्तव्य चुनाव आयोग की तरफ से ये होना चाहिए था कि जो भी सबूत सामने आए हैं उसके आधार पर हम एक बड़ी इंक्वायरी करने जा रहे हैं। हम राहुल गांधी से भी सबूत लेंगे, हम अनुराग ठाकुर से भी सबूत लेंगे, और जिन जिन के पास इस तरह के सबूत हैं वो सब लाकर हमको दें। हम पूरे देश की मतदाता सूचियों को दुरुस्त करेंगे, उनकी गड़बड़ियों को, खामियों को ख़त्म करेंगे। ये चुनाव आयोग का रवैया होना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा था। उससे इससे मतलब नहीं था। वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, वो जवाबदेही के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। वो विपक्षी दलों पर आक्रमण करने के लिए आए थे और ख़ास तौर पर राहुल गांधी उनके टारगेट पर थे। राहुल गांधी से ये सरकार बहुत घबराई हुई है, खौफ खाई हुई है। जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो किसी भी तरह से उसे रोकना चाहती है और अब चुनाव आयोग तक को इस्तेमाल कर रही, उसके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। ये चुनाव आयोग की भूमिका नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो उस भूमिका को निभा रहे हैं। दूसरा एक बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि बहुत सारी महिला मतदाताओं की फोटो वगैरह शेयर की गई, उनकी निजता का हनन किया गया। गजब है, आपकी वेबसाइट पर वो सारे फोटो मौजूद हैं, तब निजता का हनन नहीं होता है। कोई नेता गड़बड़ियों के लिए उनका उदाहरण प्रस्तुत करता है तो उससे निजता का हनन हो जाता है। और आगे देखिए, और हास्यास्पद कुतर्क उन्होंने ये दिया कि हम पोलिंग बूथ पर जो रिकॉर्डिंग होती है मतदान की, उसका फुटेज इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि उससे देश की माताओं बहनों की निजता भंग होगी। अब कितना मजाक है। फिर आखिरकार चुनाव आयोग, आप वीडियोग्राफी किस लिए करवाते हैं? आप वहां इतनी माँ बहनों की वीडियो क्यों बनवाते हैं? इसीलिए ना कि किसी भी तरह की धांधली हो तो उसे पकड़ा जा सके, कोई धांधली करने की हिम्मत न करे, और अगर धांधली हुई हो तो उसकी पड़ताल करके उसको सजा दी जाए, या अगर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई है तो उसको दुरुस्त किया जाए। विपक्ष द्वारा वीडियो फुटेज मांगने के पीछे ये लॉजिक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के पीछे भी वही लॉजिक है। लेकिन आप निजता के अधिकार के पीछे छिप रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो वीडियो फुटेज विपक्षी दलों को मिल गया तो आपकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि किस तरह से 5 बजे के बाद जो मतदान करवाया जाता है और जिसमें वोटिंग परसेंटेज एकदम से बढ़ जाता है, वो वहाँ पर क्या खेल किया जा रहा है, या ईवीएम में कौन से खेल हो रहे हैं मतदान के दौरान। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज करती चुनाव आयोग को, इसलिए वो उसको मना कर रहा है। अब आप देखिए कि इसमें माताओं बहनों का अपमान कैसे होता है, उनकी निजता भंग कैसे होती है। मीडिया दुनिया भर की महिलाओं से बात करता है, आम महिलाओं से लेकर बॉलीवुड और पॉलिटिशियन और बड़े पदों पर आसीन ब्यूरोक्रेट्स और तमाम महिलाओं से बातचीत होती है, उनके वीडियो दिखाए जाते हैं, उनकी पार्टियों के वीडियो मीडिया में आते हैं। तब निजता का हनन नहीं होता है क्या?
आप निजता के पैरोकार कब से बन गए? अगर उन फुटेज का दुरुपयोग हो रहा हो कहीं, तब भी बात समझ में आती है कि वो फुटेज का दुरुपयोग हुआ तो उसके लिए कानून है, निजता के कानून है, वो अप्लाई होंगे, उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप चूंकि छिपाना चाहते हैं चीज़ों को, आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह के कुतर्क दे रहे हैं और जाहिर है कि ये झूठ पर झूठ आप बोले जा रहे हैं। एक तीसरा मामला है कि आप मशीन रीडिंग डेटा नहीं देना चाहते, मशीन रीडिंग फॉर्मेट में डेटा साझा नहीं करना चाहते हैं, और आपने कहा कि ये 2018 के कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। उसमें यह ज़रूर कहा गया है कि अगर किसी पार्टी को चाहिए तो अपने खर्चे से वो डिजिटल डाटा ले सकता है। इस लाइन को चुनाव आयोग खा गया, इसीलिए खा गया क्योंकि उसे पता है कि यहाँ फंस जाएगा वो, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि दरअसल क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में। तो वो चुनाव आयोग जो कह रहा है उसे सच मान लेगा, उसी के आधार पर अपनी राय बना लेगा। लेकिन ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, अपने आप में स्पष्ट कर देते हैं कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है, एजेंडा क्या है, वो चाहता क्या है। अव्वल तो वो सत्तारूढ़ दल के तरफ से बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उसकी तरफ से विपक्षी दलों पर और खासतौर पर विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी पर हमला कर रहा है। ये उसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अपनी पोल पट्टी को कैसे ढका जाए, अपनी धांधली को कैसे छिपाया जाए, उसका मकसद ये है। तीसरा मकसद उसका ये है कि कैसे देश की जनता को गुमराह किया जाए, देश की जनता से सच्चाई छिपाई जाए और एक झूठ का नैरेटिव सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर फैलाया जाए कि विपक्षी दल, विपक्षी नेता एक संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान रखिए, राहुल गांधी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक भी बार मुख्य चुनाव आयुक्त ने चैलेंज नहीं किया है, एक भी बार नहीं कहा है कि उसमें जो चीज़ें कही गई हैं वो गलत है। ये अपने आप में एक सच्चाई को पुष्ट करने वाली बात है कि किस तरह से वो भाग रहा है और सच को छिपा रहा है। सवाल उठता है कि अगर वो एक राजनीतिक दल का औजार बन गया है, और बन गया है, सब जानते हैं कि वो राजनीतिक दल बीजेपी है, मोदी सरकार के मातहत वो ये सब कर रहा है और बड़ी बेशर्मी से, बड़ी नग्नता से ये काम कर रहा है, और जिसकी वजह से पूरा लोकतंत्र प्रदूषित हो रहा है, चुनाव प्रणाली पूरी प्रदूषित हो रही है और उससे लोगों का विश्वास उठ रहा है, काफ़ी हद तक उठ गया है। हर दिन अब आंकड़े आ रहे हैं, हर दिन जगह जगह से इस तरह के धांधली के समाचार आ रहे हैं, प्रमाण सहित आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर चुनाव आयोग इस बेशर्मी से ये काम कर रहा है तो सरकार को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि सरकार की वैधता अब संदिग्ध हो चुकी है। सरकार ने किस तरह से चुनाव जीता और किस तरह से सरकार बनी है बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार, उसको लेकर अब लोगों को समझ में आ गया है कि बहुत बड़ा घोटाला था 2024 के लोकसभा चुनाव, और उसके बाद हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव और उसके पहले मध्य प्रदेश के चुनाव। इन तमाम चुनाव में
बड़े पैमाने पर धांधली की गई। अब उस पर पर्देदारी की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि विपक्ष को बहुत प्रामाणिक रूप से ऐसी जानकारियां, दस्तावेज मिल गए हैं जो चुनाव आयोग को खुरच कर उसकी परतें उतार देगा, उसके झूठ को जग जाहिर कर देगा। ये शायद एक पेशबंदी इसलिए भी रही हो क्योंकि अभी 65 लाख मतदाताओं का जो डाटा आएगा देना पड़ेगा उसको। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने कमिट नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, ना तो उसने मशीन रीडिंग वोटर लिस्ट दी है और ना ही 65 लाख लोगों के बारे में डिटेल दिए हैं। तो अगले हफ्ते जो सुनवाई होने जा रही है, बल्कि कहना चाहिए इसी हफ्ते सुनवाई होने जा रही है शुक्रवार को, तो उसमें उसकी पोल पट्टी और खुलने वाली है और जो बिहार में यात्रा चल रही है उसमें और सारी चीज़ें सामने आएंगी और तब शायद बहुत बड़ा दबाव बनेगा। हो सकता है कि ज्ञानेश गुप्ता को इस्तीफा तक देना पड़ जाए आगे चल के, अगर इसी तरह से दबाव बिल्डअप करता गया तो देखना है कि चुनाव आयोग की इस बेशर्मी के बाद क्या होता है। विपक्ष और मतदाताओं के बीच उसकी क्रेडिबिलिटी और घटती है, गिरती है या बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।